नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरी यार पर। इसमें आप पढ़ रहे हैं जीके, जीएस एंड साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री और सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट जो कंपटीशन में आते हैं उनके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन और साथ में इसका एक्सप्लेन जो कि आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अगर हमने एक क्वेश्चन उठाया है तो उससे का जी उसके जो साथ के क्वेश्चन है वो सभी और पास के जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं वो सभी हमने इसमें लिए। तो आपके इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे सभी जो वीडियो को, तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। और इसमें हमने साथ में प्रीवियस ईयर भी जोड़ते चले हैं और करंट अफेयर की जो क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो इसमें हमने शामिल किए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और इसमें कमेंट बॉक्स पर आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही जा रहे हैं और कितने आपने गलत किए हैं। आपने जो आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड में आपको सोचना है क्वेश्चन और अपने दिमाग में ही उसका आंसर रखना है और उसके बाद जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा दिमाग में, तो इसका आंसर है 43, यानी कि 43वें नंबर पर भारत का स्थान है। 43वें नंबर पर 2021 में भी 43 पर है और 2020 में भी 43 पर था। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जो है पहले नंबर पर है। और ये जो आईएमडी है, देखिए ये पूछता है कभी कभी कि जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक वो कौन जारी करता है? वो आईएमडी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है सूचकांक। इसके बाद देखिए इसमें अगर देखा जाए ये कैसे निर्धारित किया जाता है, क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो एक होता है आर्थिक प्रदर्शन और सरकारी दक्षता और व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचा, तीन जो चार चीज़ के ऊपर हमने ये डिसाइड करते हैं स्पर्धाओं के लिए। इसके बाद अगला अगर जो और सूचकांक हैं जो अभी 2021 में आए हैं, जैसे कि शांति का सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 135वें नंबर पर है शांति में। और खुशहाली में कितने पर है? 139वें नंबर पर है खुशहाली में। और जेंडर गैप में 140वें नंबर पर है। ये तीनों याद रखने हैं, शांति 135, खुशहाली 139 और जेंडर गैप में 140। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी ने कभी किसी से समुद्र का रास्ता नहीं पूछा है। यानी कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार अपने प्रयास करते रहना है। और लगातार जो है डेली आपको रूटीन में आपको पढ़ना है, जिससे कि आपका रूटीन ख़राब ना हो। अगर रूटीन ख़राब होता है तो आपकी जो पीछे अभी के क्वेश्चन है वो भी सब भूल जाते हैं। तो लगातार जो है करते रहें, चाहे आपको जितना भी समय मिले तो उसमें तैयारी आप जो है इम्प्रूव करते रहें। और डेली जो है एक लक्ष्य बना लें कि इतनी देर में, मान लो आपको अगर 10 क्वेश्चन याद नहीं होते तो 5 ही क्वेश्चन याद कीजिए पहले दिन। उसके बाद जो धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाइए, धीरे धीरे आप क्वेश्चन की क्षमता बढ़ाइए, तो वो धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आगे जाके कुछ ही दिन आप जो है 100-200 क्वेश्चन एक दिन में भी याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत ने पहली स्वदेश निर्मित 9mm मशीन पिस्तौल विकसित किया है, उसका नाम क्या है? एक 9mm मशीन जो पिस्तौल विकसित की उसका नाम क्या है? सोचिए आंसर और आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्मी। अस्मी नाम से एक पिस्तौल बनाई है और ये स्वदेश निर्मित है और 9mm की है। ये 9mm का गोला दागने में सक्षम है, 9mm का गोला दाग सकती है। ठीक है, इसका जो अस्मी का जो अर्थ है वो है गर्व, यानी कि गर्व, या इसका और कह सकते हैं आत्मसम्मान या कठिन परिश्रम, अस्मी का अर्थ है। ठीक है, इसके बाद ये किसने विकसित की है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा जो भारत का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है, इसके द्वारा डीआरडीओ के द्वारा की गई है। और ये किसने की है? तो प्रसाद बरोड़, एक प्रसाद नाम से व्यक्ति हैं, प्रसाद बारोड़, बाशोड़, ठीक, बाशोड़ नाम से एक व्यक्ति हैं प्रसाद बाशोड़, जो कर्नल प्रसाद बाशोड़, जो कि सेना के हैं, भारतीय सेना। तो ये डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा मिक्स दोनों को मिला, दोनों के द्वारा की गई है। उसके बाद अगर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी जो है, जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी का धाम कर दिया गया है? तो माँ बाराही देवी का नाम कर दिया गया है।
तो देखिए इसमें क्वेश्चन हमने उत्तर प्रदेश की से, अगर आप हैं उत्तर प्रदेश की क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि जो पैट का एग्जाम आने वाला है उसमें आपको काफ़ी हेल्प इससे मिल सकती है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर आपने सोच लिया होगा और इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर है दांदूपुर। दांदूपुर जो है रेलवे स्टेशन है जिसका नाम माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है। देखिए ये जो है लखनऊ और वाराणसी का जो रूट है वहाँ पर स्थित है। और इससे जो स्टेशन है इसके 6 किलोमीटर दूर एक परशुरामपुर गांव है। परशुरामपुर गांव है, वहाँ पर माँ बाराही देवी का मंदिर है। तो इस वजह से जो है इसका स्टेशन का नाम माँ बाराही देवी कर दिया गया है। और सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन कौन सा है, तो गोरखपुर का जो है सबसे लंबा प्लेटफार्म है, ये आपको पता होगा। और अगर सिर्फ ऐसे ही कि सबसे बड़ा और पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो हावड़ा वाला है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा वाला, हावड़ा जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। यकीन मानिए बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना सुख है, इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। देखिए ये बात हम हर दिन कहते हैं कि यकीन मानिए, ये बात बिल्कुल सही है। बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना सुख है, इसलिए मेहनत लगातार कीजिए जिससे कि आपको एक अच्छा करियर बन जाए और आपकी जो मेहनत रंग लाए और आपको एक अच्छी इज्जत मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं कि किस समिति ने जिले को योजना की मूल इकाई बनाने की सिफारिश की है। किस समिति ने जिले को योजना की मूल इकाई बनाने की सिफारिश की है, तो आंसर बताइए इसका। अशोक मेहता समिति, जीपी के राव समिति, या बलवंत राय मेहता समिति, या एल.एन. सिंघवी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने आंसर सोच लिया होगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे बी के राव समिति के द्वारा जिले में एक योजना मूल इकाई बनाने की सिफारिश की गई है। उसके बाद अगर हम अशोक मेहता समिति की बात करें, इन्होंने त्रिस्तरीय समिति को ड्वेल स्तरीय बनाने की बात कही है। और बलवंत राय मेहता समिति ने जो है 3 त्रिस्तरीय समिति बनाई थी, मतलब पंचायत व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया था। और उसके बाद जो अशोक मेहता समिति की जो रिपोर्ट आई थी वो कब इन्होंने बनाई थी, तो 1977 में, ये भी याद रखनी है हमें। ठीक है, उसको इसके बाद एल.एन. संघवी के द्वारा भी एक समिति बनाई गई थी। तो एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कल कि जो त्रिस्तरीय समिति थी उसमें क्या क्या शामिल था, तो कौन कौन से स्तर पर जो है समिति बनाई गई थी। तो एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और एक जिला स्तर पर जिला पंचायत, ये 3 जो है इनमें बनाई गई थी। इसके बाद जो और समिति है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एल.एम. संघवी समिति जो है वो किससे संबंधित है, तो एल.एम. संघवी समिति ने पंचायतों और अधिक वित्तीय समाधान संसाधन और संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश, ताकि उन्हें समर्थन किया जा सके। ये जो है 1986 में गठित की गई थी और ये याद रखना है। उसके बाद हनुमंत राय समिति, जो 1984 में हनुमंत राव समिति का गठन किया गया। और उसके बाद जिला योजना समिति, जो कि जनसंख्या की ज़रूरतों पर ध्यान देना, ये जिला योजना समिति किसके कारक हैं, योजना जनसंख्या की ज़रूरतों पर ध्यान देना और योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानीय संसाधन जुटाना, कार्यान्वयन चरणों की योजना के दौरान टकराव के स्तर को कम करना, और ये जो है लोगों के सहयोग को सुरक्षित करके कार्यान्वयन की गति बढ़ाना। उसके बाद जो अगली समिति है अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1970 में किया गया। और अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, तो ये याद रखनी है। और पंचायती राज व्यवस्था के जो जनक माने जाते हैं वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिनके द्वारा सबसे पहले पंचायती राज स्थानीय शासन की बात की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, तो इन्हें ही पंचायती राज का जनक माना जाता है। और जो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की बात की गई है और जो कि गांधी जी की अवधारणा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में की संविधान में अभिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई, जो अभिष्ट शक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो आंसर बताइए आप इसका, जल्दी से जल्द आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा और आपने काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से अभिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। और अभिष्ट शक्तियों के अलावा कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था ली गई है, संघात्मक व्यवस्था ली गई है। उसके बाद संघ और राज्य के बीच संबंध लिए गए हैं, संघ और राज्य के बीच संबंध स्थापित। और राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श भी लिया गया है, किसके द्वारा, इसी के द्वारा। ठीक है, ये जो समिति है इसके द्वारा। उसके बाद जो परामर्श
कौन सा अनुच्छेद में है, तो परामर्श जो है 143वें अनुच्छेद में है। ये पूछ ले कि जो राष्ट्रपति परामर्श लेता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, तो वो किस अनुच्छेद में है, तो 143वें अनुच्छेद में है। और ये जो परामर्श की जो हमने कहाँ से ली गई है, परामर्श देना जो ये ली है अमेरिका से, तो ये परामर्श कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से भी किसी विषय पर परामर्श ले सकता है। तो ये परामर्श दे या नहीं दे, यानी कि अगर मान लो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ पूछा कि ये कोई केस के बारे में कि ये इसका फाइनल कब होगा, तो वो इसकी इच्छा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कि वो उनको दे परामर्श या ना दे, या उनको बताए या ना बताए, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसे ही राष्ट्रपति के संबंध में दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे बुद्ध के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, द्वितीय बुद्ध। ठीक है, तो आंसर बताइए, यानी दूसरे बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है। तो आंसर इसका आपने सोच लिया होगा और आप आंसर इसका बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मसंभव। पद्मसंभव नाम के व्यक्ति हैं जो जिनके लिए दूसरे बुद्ध के रूप में जाना जाता है, और ये तिब्बती बौद्ध गुरु हैं। ठीक है, तिब्बत के हैं ये। तो तिब्बत में ये बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित है, तो वहाँ के ये गुरु हैं, बौद्ध तिब्बती बौद्ध गुरु कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा एक मठ बना गया हुआ है हेमिस। कहाँ पर, हेमिस, हेमिस मठ है, और जो कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है हेमिस मठ। और देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है लद्दाख में, तो ये इसी के पास होगा, इसी वजह से इसका नाम, उसका नाम जो है हेमिस रखा हुआ है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस एक मठ है जो कि इनका जो पद्मसंभव है इनका है, और यहाँ पर लामा प्रमुख त्योहार होता है। ठीक है, इसी इन्हीं के इस पर लामा नाम का एक जो प्रमुख त्योहार मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, इनकी जयंती पर। और इन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अशोक को उनके शिलालेख में आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, अशोक को किस नाम से जाना जाता है उनके शिलालेखों में, आंसर करिए। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है अशोक को उनके शिलालेखों में। ठीक है, उसके बारे में बात की जाए, देखिए ये एक सम्मानजनक उपाधि है जो कि अशोक इनके द्वारा अपने आप को दी गई थी। और देखिए अशोक की अगर माता कौन थी, तो सुभद्रांगी, ये आपको याद रखनी है। सुभद्रांगी जो है इनकी माता थी, और ये सुभद्रांगी चंपा जो चंपा की अंग थी उसकी जो है राजकुमारी थी, चंपा नगर की। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात की जाए प्रियदर्शी का अर्थ क्या है, प्रियदर्शी का अर्थ है वह जो दूसरों के साथ दया का भाव रखता हो, जो दया का भाव रखता हो उसे कहते हैं हम प्रियदर्शी। उसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के बीच, अशोक के द्वारा लड़ा गया था। इसमें जो कलिंग युद्ध के बारे में 13वें शिलालेख में इसमें बताया गया है। और सबसे बड़ी बात कि श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक के द्वारा, श्रीनगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था राज्याभिषेक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और इनके जो अभिलेख हैं उनको सबसे पहले किन्होंने पढ़ा, तो जेम्स ब्रिसेम के द्वारा जो है इनकी अभिलेख को पढ़ा गया सबसे पहले। और इन्होंने अभिलेख अपने प्राकृतिक ग्रीक और आयमी की भाषा में लिखे हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी ध्वनि की विशेषता नहीं है, तो कौन सी ध्वनि की विशेषता नहीं है बताइए, आंसर कीजिए आप जल्दी से जल्द।